इस विस्तृत विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है वो तकनीकी रूप से तो उन्नत है ही, लेकिन मुझे लगता है ये भविष्य की अर्थव्यवस्था को भी एक पूरी नई दिशा दे सकती है। बिल्कुल। तो आज हम भारत के कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन रोड मैप पर बात करेंगे, जी। जिसे हम संक्षेप में CCU भी कहते हैं। इस विषय को हम पूरी गहराई से डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है आज, वो जलवायु शमन तकनीक यानी क्लाइमेट मिटिगेशन टेक पर आधारित कुछ बहुत ही विस्तृत क्लास नोट्स हैं। सही कहा। कुछ शोध पत्र और हालिया सरकारी मसौदों के सारांश भी हैं हमारे पास। जी। तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य या मिशन यह समझना है कि कैसे औद्योगिक धुएं और कार्बन को कीमती उत्पादों में बदला जा रहा है, जैसे ईंधन हो गया, रसायन या निर्माण सामग्री। और साथ ही ये भी देखना है कि कैसे ये सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था भारत को 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। बिल्कुल। और देखिए, ये विषय मुझे थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। मतलब कारखानों की बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलने वाले काले धुएं को हवा में ही सोख लेना, हाँ। और फिर उसे प्लास्टिक, ईंधन या हीरे जैसी ठोस चीजों में बदल देना, सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता। हाँ, लेकिन स्रोतों से यह एकदम साफ है कि ये अब कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये सच में एक उभरता हुआ उद्योग है। इस विषय की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यहाँ औद्योगिक कचरे को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल देता है। वो कैसे? देखिए, दशकों से कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल के एक दुश्मन की तरह देखा गया है, एक जहरीले बाय प्रोडक्ट के रूप में। लेकिन ये रोड मैप एक तरह की वैचारिक क्रांति की बात करता है, जहाँ कार्बन कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक कच्चा माल है, एक फीड स्टॉक है। काफी दिलचस्प है ये। लेकिन तकनीक की बारीकियों में जाने से पहले एक बुनियादी भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। अक्सर चर्चाओं में लोग CCS और CCU को एक ही मान लेते हैं। हाँ, ये बहुत आम बात है। जबकि इन दोनों के अंतिम लक्ष्यों में तो जमीन आसमान का फर्क है ना। ये अंतर समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जो CCS है, यानी कार्बन कैप्चर और स्टोरेज, वो मूल रूप से कचरा प्रबंधन का एक तरीका है। इसमें कारखानों से निकलने वाली CO2 को पकड़ा जाता है, उसे कंप्रेस किया जाता है और फिर गहरे भूगर्भीय संरचनाओं या खाली हो चुके तेल के कुओं में हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। मतलब सिर्फ हवा से दूर रखना है उसे। बिल्कुल। इसका एकमात्र उद्देश्य कार्बन को वायुमंडल से दूर रखना है। और ये पूरी प्रक्रिया कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा खर्च है। इससे कोई सीधा आर्थिक रिटर्न तो मिलता नहीं है। सही बात है। दूसरी ओर जब हम CCU की बात करते हैं, यानी कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन, तो हम उस पकड़ी गई गैस को वापस अर्थव्यवस्था में ला रहे हैं। यानी अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो CCS एक तरह की लायबिलिटी या दायित्व है, जबकि CCU उस कचरे को एक एसेट या संपत्ति में बदल देता है। एकदम सटीक शब्दों में यही है। जब CO2 से कोई व्यावसायिक उत्पाद बनता है तो वो उत्पाद बाजार में बिक सकता है। हाँ, जिससे लागत वापस आ सके। जी। इससे न केवल कार्बन को पकड़ने की जो भारी लागत है उसकी भरपाई होती है, बल्कि नए उद्योगों का भी निर्माण होता है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का सबसे शुद्ध रूप है। इस बात को अगर हम भारत के परिदृश्य में रखकर देखें तो स्थिति थोड़ी गंभीर नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक देश है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जब नेट जीरो 2070 की बात होती है तो अक्सर चर्चा सिर्फ सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या इलेक्ट्रिक वाहनों तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं उनमें हार्ड टू अबेट सेक्टरों का जिक्र है। बिल्कुल। जैसे बिजली उत्पादन, सीमेंट, स्टील और रसायन उद्योग। श्रोताओं के लिए जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन उद्योगों को सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा के दम पर प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं किया जा सकता। देखिए, हार्ड टू अबेट का सीधा सा मतलब है वो उद्योग जहां एमिशन या उत्सर्जन को कम करना तकनीकी रूप से सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि ये उद्योग बहुत ज्यादा ऊर्जा खाते हैं। असली समस्या तो उन रासायनिक प्रक्रियाओं में है जो इन कारखानों के अंदर चल रही होती हैं। अच्छा। सीमेंट उद्योग का ही उदाहरण लेते हैं। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, उसे भट्टियों में बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। और इस प्रक्रिया को कैल्सिनेशन कहा जाता है, सही? हाँ, कैल्सिनेशन। इस प्रक्रिया के दौरान चूना पत्थर टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। समझ गया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भले ही आप उस भट्टी को गर्म करने के लिए
कोयले के बजाय 100% स्वच्छ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर लें, हाँ, फिर भी वो रासायनिक प्रक्रिया तो होगी ही और CO2 गैस बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलेगी ही निकलेगी। क्या बात है। स्टील उत्पादन में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जहां लौह अयस्क को शुद्ध करने के लिए कार्बन का उपयोग होता है। इन प्रोसेस एमिशंस को किसी भी सोलर पैनल या विंड टरबाइन से नहीं रोका जा सकता। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। समस्या ऊर्जा के स्रोत में नहीं है, बल्कि उस रासायनिक रेसिपी में है जिससे हमारा बुनियादी ढांचा बन रहा है। बिल्कुल। इसीलिए कार्बन को पकड़ने की यह तकनीक इन उद्योगों के लिए एकमात्र जीवन रेखा है। तो चलिए अब इस तकनीक के पहले चरण पर बात करते हैं, यानी कैप्चर या कार्बन को पकड़ने की प्रक्रिया। हमारे क्लास नोट्स में कार्बन पकड़ने के 4 मुख्य तरीकों का बहुत विस्तार से उल्लेख है। जी। शुरुआत करते हैं पोस्ट कंबशन कैप्चर से। स्रोतों में एमाइन आधारित सॉल्वेंट्स का जिक्र किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह काम कैसे करता है? देखिए, पोस्ट कंबशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक है। इसका कारण ये है कि इसे मौजूदा कारखानों की चिमनियों में अलग से जोड़ा जा सकता है, बिना पूरा कारखाना बदले। ओहो, मतलब रेट्रोफिट किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, जब ईंधन जल जाता है और निकास गैसें बाहर निकल रही होती हैं, तो उन गैसों को एक विशाल टॉवर से गुजारा जाता है। इस टॉवर में एमाइन नाम का एक तरल रसायन भरा होता है। ये एमाइन रसायन गैस में मौजूद CO2 के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाते हैं, एकदम वैसे ही जैसे एक स्पंज पानी को सोख लेता है। और बाकी गैसें जैसे नाइट्रोजन वो आसानी से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन अगर वो तरल रसायन CO2 को सोख लेगा, तो फिर हम उस शुद्ध CO2 को वापस कैसे निकालेंगे? स्पंज को निचोड़ना भी तो पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी तकनीकी चुनौती सामने आती है। उस केमिकल स्पंज से CO2 को अलग करने के लिए उस तरल सॉल्वेंट को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करना पड़ता है। बाप रे। हाँ, ये हीटिंग प्रक्रिया बेतहाशा ऊर्जा मांगती है, जिसे उद्योग की भाषा में एनर्जी पेनल्टी कहा जाता है। इसके कारण पूरे कारखाने की कुल दक्षता काफी कम हो जाती है। ये तो एक बड़ी समस्या लगती है। चलिए अब दूसरे तरीके की ओर बढ़ते हैं, जो है प्री कंबस्टन। नाम से ही जाहिर है कि इसमें जलने से पहले ही कुछ किया जा रहा है। स्रोतों में ईंधन को सिन गैस में बदलने की बात कही गई है। जी, इस प्रक्रिया में ईंधन को, जैसे कोयला या बायोमास हो गया, उसे सीधे हवा में जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। अच्छा। इससे एक सिंथेटिक गैस या सिन गैस बनती है, जो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। इसके बाद पानी के साथ एक और प्रतिक्रिया कराकर उस कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदल दिया जाता है। तो इसमें फायदा क्या है? फायदा ये है कि इस गैस मिश्रण का दबाव बहुत अधिक होता है और इसमें CO2 की सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होती है, इसलिए इसे अलग करना पोस्ट कंबस्टन की तुलना में थोड़ा आसान और कम ऊर्जा खपाने वाला होता है। और अंत में बचता क्या है? जो अंत में बचता है वो है शुद्ध हाइड्रोजन, जिसे एक शून्य उत्सर्जन ईंधन के रूप में जलाया जा सकता है। सुनने में ये बहुत कुशल लगता है, खासकर हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के नजरिए से। बिल्कुल। तीसरा तरीका है ऑक्सीफ्यूल कंबशन। ये थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाता है। इसमें ईंधन को हवा के बजाय लगभग शुद्ध ऑक्सीजन में जलाया जाता है। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? देखिए, अगर हम सामान्य हवा को देखें तो उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन होती है। सही बात है। तो जब हम कारखाने में हवा का उपयोग करके ईंधन जलाते हैं तो निकलने वाले धुएं में भारी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। उसी के बीच से CO2 को अलग करना मुश्किल होता है। हाँ, भीड़ में से किसी को ढूंढने जैसा। एकदम सही। ऑक्सीफ्यूल तरीके में हम नाइट्रोजन को पहले ही पूरी तरह से हटा देते हैं। ईंधन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने से जो निकास गैस निकलती है वो लगभग पूरी तरह से CO2 और पानी की भाप होती है। ये तो बहुत आसान हो गया फिर। हाँ, भाप को ठंडा करके पानी के रूप में आसानी से अलग किया जा सकता है। हाँ। और पीछे केवल शुद्ध CO2 बच जाती है। ये तो मतलब समस्या को जड़ से ही खत्म करने जैसा हुआ। लेकिन एक बात सोचिए, शुद्ध ऑक्सीजन बनाने के लिए भी तो भारी भरकम क्रायोजेनिक प्लांट लगाने पड़ते होंगे, जो फिर से बहुत महंगे और ऊर्जा गहन होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर तकनीक की अपनी एक एनर्जी पेनल्टी और लागत होती है। ये पूरी तरह से कारखाने की प्रकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त है। अब आते हैं चौथे और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले तरीके पर, डायरेक्ट एयर कैप्चर या DAC। ये तकनीक सीधे हमारे आसपास के वायुमंडल से CO2 को खींचने का दावा करती है। हाँ, ये बहुत चर्चा में रहता है।
विचार तो बहुत आकर्षक है, लेकिन अगर हम इसके व्यावहारिक और थर्मोडायनामिक्स पहलुओं का विश्लेषण करें, तो क्या ये सच में एक बड़े पैमाने का समाधान है या महज एक अत्यंत महंगा प्रयोग? अगर थर्मोडायनामिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डायरेक्ट एयर कैप्चर किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। अच्छा। जी, कारखाने की चिमनी से निकलने वाले धुएं में CO2 की सांद्रता लगभग 10 से 15% तक होती है, लेकिन वायुमंडल में CO2 केवल 0.04% है। बहुत ही कम है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हवा में से 1 टन CO2 निकालने के लिए इन मशीनों को लाखों घन मीटर हवा को अपने विशाल पंखों और कॉन्टैक्टर्स के जरिए खींचना पड़ता है। ये भूसे के विशाल पहाड़ में से सुई ढूंढने जैसा काम है। मतलब इसे चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो चिमनी वाले तरीके से कई गुना अधिक होगी? कई गुना अधिक, और वो ऊर्जा पूरी तरह से शून्य कार्बन स्रोतों से ही आनी चाहिए, वरना आप हवा से जितना कार्बन निकाल रहे हैं उससे ज्यादा तो उसे निकालने की प्रक्रिया में उत्सर्जित कर देंगे। ये तो फिर पूरा उद्देश्य ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। DAC तकनीक भविष्य के लिए जरूर है, खासकर हमारे ऐतिहासिक उत्सर्जन को कम करने के लिए, लेकिन फिलहाल ये व्यावसायिक रूप से सबसे महंगी तकनीक है। तो कार्बन पकड़ने के इन 4 तरीकों को समझने के बाद अब हम चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, यूटिलाइजेशन या उपयोग। जी। पकड़े गए कार्बन का आर्थिक मूल्य कैसे बनाया जाए? स्रोतों में उपयोग को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्ष उपयोग या डायरेक्ट यूज, जहां कार्बन के रासायनिक स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाता। यहाँ एक विषय बार बार उभर कर आता है जिस पर काफी बहस भी होती है, EOR या एनहांस्ड ऑयल रिकवरी। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, EOR तकनीकी रूप से सबसे परिपक्व और व्यावसायिक रूप से सबसे सफल उपयोग है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, ये विवादास्पद भी है। हाँ। होता क्या है कि जब कोई तेल का कुआं पुराना हो जाता है तो उसके अंदर का प्राकृतिक दबाव कम हो जाता है, तेल निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उच्च दबाव वाली CO2 को कुएं के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। CO2 तेल के साथ मिलकर उसे पतला कर देती है और उसे सतह की ओर धकेलती है। अंततः तेल बाहर आ जाता है और CO2 हमेशा के लिए जमीन के नीचे फंस जाती है। लेकिन क्या ये जलवायु शमन के मूल उद्देश्य के साथ एक विरोधाभास नहीं है? कैसे? मतलब एक तरफ हम कार्बन पकड़ने में इतनी ऊर्जा और पैसा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उसी गैस का उपयोग करके और अधिक जीवाश्म ईंधन निकाल रहे हैं जो बाद में जलेगा और फिर से उत्सर्जन करेगा। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। उद्योग जगत का अपना तर्क है। उनका कहना है कि EOR कार्बन कैप्चर तकनीक के विकास के लिए जरूरी वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। पैसा देता है मतलब? जी, तेल कंपनियां CO2 खरीदने के लिए तैयार हैं, जिससे कैप्चर प्लांट लगाने वालों को तुरंत राजस्व मिलता है। बिना इस राजस्व के शुरुआती वर्षों में कोई भी कैप्चर प्लांट लगाता ही नहीं। ये भी एक व्यावहारिक पहलू है। वहीं पर्यावरणविदों का तर्क भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये प्रक्रिया अंततः जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को ही बढ़ाती है। इस चर्चा में दोनों ही पक्ष अपने अपने स्थान पर तार्किक हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि EOR के कारण ही आज दुनिया में बड़े पैमाने पर CO2 पाइपलाइन और कैप्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। प्रत्यक्ष उपयोग के कुछ अन्य रोजमर्रा के उदाहरण भी हमारे सामने हैं। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में सोडा या पैकेजिंग में CO2 का उपयोग दशकों से हो रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्रीन हाउस में पौधों के विकास के लिए या इंडस्ट्रियल कूलिंग में ड्राई आइस के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। जी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये उद्योग इतने बड़े हैं कि वो लाखों करोड़ों टन पकड़े गए कार्बन को खपा सकें? यही सबसे बड़ी सीमा है। फूड इंडस्ट्री या ड्राई आइस का बाजार लाखों टन CO2 की खपत कर ही नहीं सकता। जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें गीगा टन पैमाने पर खपत की जरूरत है, और इसीलिए हमें यूटिलाइजेशन के दूसरे प्रकार की ओर देखना पड़ता है। और वो दूसरा प्रकार है रूपांतरण या रासायनिक बदलाव। ये सचमुच एक गेम चेंजर लगता है, क्योंकि इसमें गैस का रूप ही बदल दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ई-फ्यूल या सिंथेटिक ईंधन है। जी। नोट्स में मेथनॉल, गैसोलिन और जेट ईंधन का जिक्र है, जिन्हें ड्रॉप इन रेडी कहा गया है। ये ड्रॉप इन रेडी होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ड्रॉप इन रेडी का सीधा सा मतलब है कि इस सिंथेटिक ईंधन का उपयोग बिना किसी बदलाव के हमारे मौजूदा बुनियादी ढांचे में किया जा सकता है। अच्छा, कोई नया इंजन नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर एक हवाई जहाज को सिंथेटिक जेट ईंधन से उड़ाना है तो हमें उस जहाज का इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंपों या पाइपलाइनों को बदलने की जरूरत नहीं है। ये ई-फ्यूल्स को बहुत आकर्षक बनाता है। लेकिन अगर रसायन विज्ञान के नजरिए से देखें तो CO2 जो जलने के बाद निकलने वाली एक गैस है,
उसे वापस ईंधन में बदलना तो एक तरह से रिवर्स कंबशन या उल्टा जलने जैसा हुआ। इसके लिए तो बेतहाशा ऊर्जा चाहिए होगी। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। CO2 को वापस ईंधन में बदलने के लिए उसे ग्रीन हाइड्रोजन के साथ मिलाना पड़ता है, और ग्रीन हाइड्रोजन खुद बहुत महंगी है। जी, ग्रीन हाइड्रोजन खुद पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनती है, जिसमें भारी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा लगती है। इसलिए ई-फ्यूल बनाना तकनीकी रूप से संभव तो है, लेकिन ऊर्जा के दृष्टिकोण से ये बहुत महंगा सौदा है। इसके अलावा CO2 से रसायन भी बनाए जाते हैं। स्रोतों में जेके सीमेंट द्वारा ओलेफिन बनाने का जिक्र है। श्रोताओं के लिए ये जानना दिलचस्प होगा कि ये ओलेफिन क्या होते हैं और इनकी अहमियत क्या है। ओलेफिन वास्तव में पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्राथमिक निर्माण खंड हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर या यहाँ तक कि कपड़ों में इस्तेमाल होने वाले सिंथेटिक फाइबर देखते हैं, वो सब ओलेफिन से ही बनते हैं। मतलब अगर हम इसे CO2 से बना लें तो अगर हम कच्चे तेल के बजाय पकड़ी गई CO2 का उपयोग करके ओलेफिन बना सकें, तो ये प्लास्टिक उद्योग के कार्बन फुटप्रिंट को भारी मात्रा में कम कर सकता है। रूपांतरण का एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका है जो स्रोतों में विस्तार से बताया गया है, वो है मिनरलाइजेशन। हाँ, ये मेरा पसंदीदा है। इसमें CO2 को औद्योगिक कचरे जैसे स्टील प्लांट से निकलने वाले स्लैग के साथ मिलाकर ठोस कार्बोनेट बना दिया जाता है। थर्मोडायनामिक रूप से ये सबसे स्थिर और सुरक्षित तरीका है। जब CO2 किसी खनिज के साथ प्रतिक्रिया करके पत्थर या कंक्रीट का रूप ले लेती है, तो वो हमेशा के लिए लॉक हो जाती है। फिर तो उसके वायुमंडल में वापस रिसने का कोई खतरा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ठोस पदार्थ का उपयोग निर्माण सामग्री जैसे कंक्रीट ब्लॉक या सड़कें बनाने में किया जा सकता है। एक पंथ दो काज। जी, यह न केवल कार्बन को स्टोर करता है, बल्कि निर्माण उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी को भी पूरा करता है। तो अब तक की चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि तकनीक हमारे पास मौजूद है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या नीतियां इस विज्ञान का साथ दे रही हैं? वर्तमान समय यानी फरवरी 2026 के संदर्भ में स्रोतों में केंद्रीय बजट 2026 के कुछ बहुत ही आक्रामक आंकड़े दिए गए हैं। हाँ, बजट आवंटन काफी महत्वपूर्ण रहा है। भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए CCU इकोसिस्टम के लिए 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये कोई छोटी रकम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन एक बहुत बड़ा नीतिगत संकेत है। यह केवल प्रयोगशालाओं में शोध के लिए नहीं है, बल्कि वायबिलिटी गैप फंडिंग या VGF और शुरुआती बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए है। इसके साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST का विशिष्ट R&D रोड मैप और पेट्रोलियम मंत्रालय का 2030 ड्राफ्ट यह दर्शाता है कि सरकार के विभिन्न विभाग अब एक साझा दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। और इस सरकारी प्रोत्साहन का असर निजी क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जी, अंबुजा सीमेंट्स ने IIT बॉम्बे के साथ मिलकर एक इंडो स्वीडिश पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें वे भट्टी से निकली CO2 को सीधे ईंधन और निर्माण सामग्री में बदल रहे हैं। सीमेंट उद्योग का इस दिशा में नेतृत्व करना स्वाभाविक भी लगता है, जैसा कि हमने कैल्सिनेशन वाली समस्या में समझा था। बिल्कुल सही। और JK सीमेंट का उदाहरण भी इसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने अपना खुद का CCU टेस्टबेड स्थापित किया है। हाँ, क्या हो रहा है? वहां वे मिनरलाइजेशन के जरिए हल्के कंक्रीट ब्लॉक और उसी ओलेफिन का उत्पादन कर रहे हैं, जिसकी हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा की थी। ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनियां अब कार्बन को केवल एक नियम पालन या कंप्लायंस के नजरिए से नहीं देख रही हैं, बल्कि नए व्यापारिक अवसर के रूप में देख रही हैं। जी बिल्कुल। एक और बहुत ही अनोखा उदाहरण ORSL का है, जिसे भारत का पहला बायो CCU प्लेटफॉर्म बताया गया है। ये औद्योगिक धुएं की बजाय बायोगैस प्लांट से निकलने वाली CO2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये बायो CCU दृष्टिकोण बहुत ही अभिनव है। बायोगैस उत्पादन के दौरान प्राकृतिक रूप से भारी मात्रा में CO2 निकलती है। ORSL इस बायोजेनिक कार्बन को कैप्चर कर रहा है और उसे बायो अल्कोहल तथा अन्य विशेष रसायनों में बदल रहा है। क्योंकि यह कार्बन जीवाश्म ईंधन से नहीं बल्कि जैविक कचरे से आ रहा है, इसलिए इससे बने उत्पाद सही मायनों में कार्बन नेगेटिव हो सकते हैं। भारत के इन प्रयासों के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी काफी कुछ हो रहा है। यूरोपीय संघ अपनी नीतियों के जरिए कार्बन को फीड स्टॉक में बदलने के लिए भारी वित्तीय समर्थन दे रहा है। जी, वहाँ काफी काम हो रहा है। अमेरिका में 45Q टैक्स क्रेडिट के जरिए कंपनियों को प्रति टन CO2 कैप्चर करने पर सीधे पैसे दिए जा रहे हैं।
यूएई का अल रियादा प्रोजेक्ट स्टील प्लांट से कार्बन पकड़ने और उसे ग्रीन हाइड्रोजन हब के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन उदाहरण बन गया है। बेल्जियम में तो CO2 को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलकर रसायन उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है। सही कहा। इन वैश्विक श्रेष्ठ प्रयासों को देखते हुए भारत के सामने अभी कौन सी बड़ी चुनौतियां या रेड फ्लैग मौजूद हैं? अगर हम इन वैश्विक मॉडलों का तार्किक विश्लेषण करें और भारत की स्थिति से उसकी तुलना करें, तो 3 बड़े रेड फ्लैग साफ दिखाई देते हैं। वो क्या हैं? पहला और सबसे गंभीर मुद्दा है लागत प्रतिस्पर्धा या कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस। CCU तकनीक से बना ई-फ्यूल या प्लास्टिक आज की तारीख में जमीन से निकाले गए सस्ते कच्चे तेल से बने उत्पादों की तुलना में कई गुना अधिक महंगा है। जाहिर सी बात है। इस अतिरिक्त कीमत को ग्रीन प्रीमियम कहा जाता है। बिना किसी मजबूत कार्बन टैक्स या अनिवार्य सरकारी खरीद नीति के कोई भी आम उपभोक्ता इतना महंगा उत्पाद क्यों खरीदेगा? ये बाजार का एक कड़वा सच है। जी। और दूसरा रेड फ्लैग? दूसरा रेड फ्लैग है बुनियादी ढांचा। कार्बन को पकड़ना एक बात है, लेकिन उसे वहां तक पहुंचाना जहां उसका उपयोग होना है, ये पूरी तरह से अलग चुनौती है। ट्रांसपोर्टेशन की समस्या। बिल्कुल। इस चुनौती को हल करने के लिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की आवश्यकता होती है। आदर्श स्थिति ये है कि जहां से CO2 उत्सर्जित हो रही है, मान लीजिए एक सीमेंट प्लांट है, उसी के ठीक बगल में उसका उपयोग करने वाला मीथेनॉल प्लांट स्थित हो। और अगर वो दूर हो तो? यदि वे दूर हैं तो उच्च दबाव वाली CO2 पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क बिछाना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग और विनियामक बाधा है। भारत में अभी ऐसा कोई राष्ट्रीय पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद नहीं है। और तीसरा सबसे अहम रेड फ्लैग क्या है? तीसरा है नीति और मानक, पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स। अगर कोई संस्थागत निवेशक इस नई तकनीक में अरबों रुपए का निवेश करना चाहता है, तो उसे स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे कि? जैसे सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण का अभाव। ये बाजार में सबसे बड़ा डर पैदा करता है। अगर कोई कंपनी CO2 से प्लास्टिक बनाती है, तो उसे कितने कार्बन क्रेडिट मिलने चाहिए? अच्छा, ये तो काफी उलझावा मामला है। और क्या उस प्लास्टिक के जलने पर होने वाले उत्सर्जन की गिनती कंपनी के खाते में होगी या उपभोक्ता के? जब तक इन लाइफ साइकिल एनालिसिस या LCA मानकों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी स्पष्टता नहीं आती, तब तक बड़े पैमाने पर निजी निवेश रुका रहेगा। कोई भी अनिश्चित नियमों वाली बाजार में भारी पूंजी नहीं लगाना चाहता। बिल्कुल सही। तो आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को अगर हम एक फ्रेम में रखें, तो ये स्पष्ट है कि CCU इकोसिस्टम एक रेखीय प्रक्रिया नहीं है, ये एक जटिल चक्र है। जी। सबसे पहले कैप्चर, चिमनी या हवा से कार्बन सोखना, फिर उसका यूटिलाइजेशन, प्रत्यक्ष उपयोग या रासायनिक रूपांतरण, जिससे एक आर्थिक मूल्य पैदा होता है, जैसे ईंधन या निर्माण सामग्री। और ये पूरा तंत्र अंततः 2070 के जलवायु लक्ष्यों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। एकदम सही सारांश दिया आपने। इस चर्चा का निष्कर्ष यही है कि तकनीक अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। CCU को सफल बनाने के लिए केवल विज्ञान ही काफी नहीं है। ढांचे के निर्माण का एक साथ आना जरूरी है। ये पूरी औद्योगिक अर्थव्यवस्था को फिर से डिजाइन करने का एक भगीरथ प्रयास है। ये वाकई एक औद्योगिक पुनर्जागरण का समय है। लेकिन इस पूरी तकनीक और इसकी संभावनाओं पर गहराई से चर्चा करने के बाद एक बहुत ही बुनियादी और विचारणीय प्रश्न उभर कर सामने आता है। वो क्या? ये सवाल सीधे तौर पर स्रोतों में नहीं लिखा है, लेकिन ये इस पूरे तंत्र की नीयत पर एक तार्किक सवाल जरूर खड़ा करता है। श्रोताओं के मन में भी ये सवाल आ सकता है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि अगर आने वाले दशक में हम कार्बन को पकड़ने और उसे फिर से ईंधन या सामग्री में बदलने की इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं और ये सस्ती भी हो जाती है जी, तो क्या ये अनजाने में बड़े और प्रदूषणकारी उद्योगों को अपना काम उसी पुराने तरीके से करते रहने का एक फ्री पास दे देगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इस जादुई तकनीक के भरोसे बैठकर जो हमारी मुख्य जिम्मेदारी थी, यानी ऊर्जा व्यवस्था को जड़ से बदलकर पूरी तरह से नवीकरणीय बनाना, उससे ध्यान भटक नहीं जाएगा? संक्षेप में कहें तो क्या हम सिर्फ धुएं को साफ करने का व्यापार बना रहे हैं, या हम वास्तव में उस आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं जो धुआं पैदा कर रही है? वाकई सोचने वाली बात है। तो इस गहरे विचार और सवाल के साथ ही आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। इस पूरी चर्चा से निस्संदेह कई नए दृष्टिकोण और विषय समझने को मिले होंगे। जुड़ने के लिए धन्यवाद।